ज्योतिपुर में शिवदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे। शिवदत्त के सबसे छोटे बेटे का नाम अजय कुमार था। वह बड़ा साहसी, वीर और बुद्धिमान था। इन गुणों के साथ साथ वह सुंदर भी था। उसकी पत्नी का नाम मीना था। वह भी रूपवान मीना में काफी प्रेम था। मीना अपने पति के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। एक बार राजकुमार अजय अपने मित्र तथा कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उन दोनों को एक बहुत ही सुंदर व मोटाता हिरण दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों मित्रों ने अपने घोड़े उस हिरण के पीछे दौड़ाए। वह हिरण भी दोनों राजकुमारों को देखकर अपने प्राण बचाने के लिए जंगल में बहुत दूर निकल गया। राजकुमार का मित्र, जिसका नाम अक्षय था, वह तो रुक गया, मगर राजकुमार उस हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाता ही रहा। मगर काफी प्रयास के बाद भी हिरण हाथ नहीं लगा। राजकुमार थक गया। उसे प्यास और गर्मी सताने लगी। इसलिए वह एक तालाब के निकट बैठकर मुंह हाथ धोकर जल पीना ही चाहता था कि एक पक्षी ने उस पर मल कर दिया। राजकुमार ने क्रोधित होकर धनुष बाण से पक्षी को निशाना बनाना चाहा, परंतु वह पक्षी उड़ गया। राजकुमार ने पक्षी को काफी बुरा भला कहा। फिर कुछ देर बाद सामान्य होकर ठंडा पानी पिया और हाथ मुंह धोकर घोड़े पर सवार होकर आसपास के क्षेत्र में टहलने लगा। वह थोड़ा आगे चला तो उसने देखा कि वहां एक बड़ा मनोहारी बाग है और उसके चारों ओर रंगीन नदी वार खिंची हुई है। राजकुमार अपने घोड़े को बाग के दरवाजे पर बांधकर बाग के भीतर सैर करने लगा। वहां उसे पेड़ों की ओट से कुछ स्त्रियों के बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। थोड़ी दूर जाकर देखी मखमली घास पर 3 स्त्रियां फूलों की कलियां हाथ में लेकर टहल रही हैं। वह स्त्रियां इतनी सुंदर थीं कि उनके रूप को देखकर राजकुमार उन पर मोहित होकर अपने होशो हवास खोने लगा, परंतु वह हिम्मत बांधकर खड़ा रहा। राजकुमार अपने मन में कहने लगा, ये स्त्रियां इतनी सुंदर है कि राजा के निवास में भी इतनी सुंदर स्त्रियां नहीं होंगी। इन तीनों में से बीच वाली तो मानो साक्षात कामदेव की पत्नी रति है। ऐसी रूपवान स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। ये देवकन्या है या अप्सरा, इसका भेद अवश्य जानना चाहिए। ये बात मन में विचार कर राजकुमार आगे बढ़ा तो उस स्त्री की निगाह भी राजकुमार पर पड़ी। जब उन दोनों की नजरें चार हुईं तो वह भी राजकुमार पर मोहित हो गई, परंतु लज्जावश सखियों का साथ छोड़कर दूसरी ओर चली गई और चंपा की ओर से राजकुमार को देख सखियों से कहने लगी, देखो तो सही, सूर्य के समान तेजवान तथा कामदेव के समान रूपवान वह पुरुष कौन है जो यहाँ आया है। इतने में राजकुमार सखियों के पास आया और पूछने लगा, तुम कौन हो, ये बाग किसका है और तुम्हारी सखी का क्या नाम है। हे परदेसी, ये बाग महाराज स्वर्गसेन का है और ये उनकी बेटी है। इसका नाम चंपकलता है। हम दोनों उसकी सहेलियां हैं। मेरा नाम चित्रलेखा तथा इसका नाम मोहिनी है। हम लोग आज बसंत होने के कारण बाग की सैर करने आए हैं। सखी ने कहा, आपका कहना सत्य है। जैसा आपकी सखी का नाम है वैसी ही रूपवान व गुणवान व स्वयं है। राजकुमार चंपकलता की प्रशंसा करने लगा। राजकुमार ये कह ही रहा था कि इतने में चंपकलता ने चित्रलेखा और मोहिनी को पुकारा, सखियों, यहाँ आओ, देखो ये पापी भंवरा मुझे सता रहा है। चमेली और मालती के फूलों को छोड़कर मेरे ही मुख पर बैठता है। इसको बहुत भगाती हूं पर यह नहीं भागता। आओ इससे कहीं दूर चलें। ऐसा कहकर चंपकलता दूसरी क्यारी में खड़ी हो गई। तब वहां भी भंवरों के झुंड उड़ने लगे। चंपकलता अपनी सखियों से कहने लगी, देखो सखी, यहाँ भी इन बेईमान भंवरों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। ये कहकर वह वहां से भी चल दी, परंतु भंवरों ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके आसपास मंडराने लगे। तब चंपकलता अपनी सखियों से कहने लगी, हे प्यारी सखियों, मुझे इन पापी भंवरों से बचा लो। तब सखियों ने उन्हें बहुत उड़ाया, मगर भंवरे कब मानते हैं। खूबसूरती पर तो भंवरे मंडराते ही हैं। लाचार होकर चंपकलता वहां से चलने को हुई तो वह राजकुमार क्यारी से भंवरे उड़ाने लगा और बोला, हे राजकुमारी, अब तुम किसी बात की चिंता न करो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हाजिर हूं, क्योंकि राजाओं का धर्म है कि वे भयभीत की रक्षा करें। चंपकलता शर्माकर चंपा के पेड़ के पीछे चली गई। हे राजकुमारी, आप अलग क्यों चली गईं? देखो, ये भी कोई राजकुमार है, इनका अनादर नहीं करना चाहिए। ये देखकर चित्रलेखा बोली। सखियों की बात सुनकर चंपकलता ने इशारे से कहा कि अच्छा, इन्हें यहां बुलाओ। चित्रलेखा राजकुमार से बोली, आओ मुसाफिर,
तुम यहाँ आओ और कुछ जलपान करो। तब राजकुमार बोला, हमारा हृदय तो आपके मीठे वचनों से ही ठंडा हो गया है तथा आपके दीदार से हमारा पेट भरा जा रहा है। लेकिन चित्रलेखा ने बड़े आदर से गलीचे बिछाकर राजकुमार को आदर सहित बैठाया। राजकुमार ने कहा, आप लोग भी बैठे। जब वे सब बैठ गई तो चित्रलेखा बोली, आपका देश कहाँ है, उसका क्या नाम है तथा आपका क्या नाम है और आपका यहाँ किस कारण से आना हुआ। तब राजकुमार ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया और उनसे कहा, अब आप अपनी राजकुमारी के विषय में कुछ बताएं। तब चित्रलेखा बोली, यह राजा स्वर्गसेन की बेटी है। राजा इनका विवाह अभी नहीं करना चाहते। तुम्हारी सखी ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो इनके पिता इनका विवाह नहीं करते। राजकुमार ने अधीर होकर पूछा। तब चित्रलेखा ने बताया, इनके पिता के पास एक नारंगी के समान मोती है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मोती का जोड़ा लाकर देगा, मैं उसी से अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ये बात सुनकर कई राजकुमार आए और उसकी खोज में गए, परंतु आज तक उनका कोई पता नहीं चला कि वे कहाँ गायब हो गए। इसीलिए अब तक इनका विवाह नहीं हुआ। मैना बोली, ए तोते। चित्रलेखा और राजकुमार बातें कर रहे थे। उधर चंपकलता उस पर मोहित होकर अपनी अन्य सखियों से कहने लगी, हे सखियों, शाम का समय हो गया है, अब महल को चलो, क्योंकि यदि पिताजी ने विलंब से लौटने का कारण पूछा तो हम क्या जवाब देंगे। ऐसा कहकर वे चलने को तैयार हो गई। राजकुमार उसके विरह में निराश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। राजकुमार चंपकलता के वियोग में तड़पने लगा और लगभग बेहोश अवस्था में वहां पड़ा रहा। उधर राजकुमार का मित्र, जो उससे बिछड़ गया था, उसे तलाश करता हुआ सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। राजकुमार की ये दशा देखकर उसके मित्र ने उस पर पानी के कुछ छाट डाला। जब राजकुमार को होश आया तब अक्षय ने उससे पूछा, तुम्हारी ये हालत किस प्रकार हुई। मैं एक स्त्री पर दिलोजान से फिदा हो गया हूँ, अब उसके बिना मेरा जीना असंभव है। राजकुमार ने विलाप करते हुए कहा और ठंडी आहें भरने लगा। मित्र राजकुमार से कहने लगा, तुम अपना सारा हाल मुझसे कहो। वह स्त्री कौन है जिस पर तुम मोहित हुए हो। देखो, परमेश्वर ने तुम्हें एक चंद्रकांता के समान सुंदर पत्नी दी है। उसके समान सुंदर संसार में कोई स्त्री नहीं है। फिर ऐसी स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री पर क्यों मोहित हो रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजाओं का ये धर्म नहीं होता। मित्र की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे मित्र, आप भी केवल तभी तक चतुर और वीर है जब तक चंपकलता के नैनों की धार आपके कलेजे तक नहीं पहुंची। यदि आपके हृदय में उसके नैनों के तीर पहुंचते तो आप मुझसे अधिक व्याकुल होकर जंगल में भटकते फिरते। तब वह मित्र बोला, हे मित्र, क्या वह ऐसी देवकन्या या इंद्र की अप्सरा है जो आप उसे देखकर ऐसे अधीर हो रहे हैं। राजकुमार बोला, हे मित्र, मैं उसकी सुंदरता का कहां तक वर्णन करूं। पूरी बात सुनकर मित्र ने कहा, हे मित्र, अब मैंने आपके कहने से जान लिया है कि वह स्त्री कोई देवकन्या थी। वह आपको छलने के लिए आई थी, आप उसके जाल को नहीं जान पाए। खैर, यह भी अच्छा हुआ कि आपको वह उड़ा नहीं ले गई, वरना अगर हम सारे मुल्क की खाक छानते तो भी आपको नहीं पा सकते थे। इस पर राजकुमार बोला, हे मित्र, वह देवकन्या नहीं थी। वह इस राज्य के राजा स्वर्गसेन की बेटी थी और उस राजा के पास नारंगी के समान एक मोती है। उसका प्रण यह है कि जो कोई उस मोती के समान दूसरा मोती लाकर देगा, वह उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करेगा। उस मोती की तलाश में बहुत से राजकुमार गए, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं लग पाया। उसकी सखियों से यह बात सुनकर मैं बड़ा व्याकुल हूँ, क्योंकि न तो वैसा मोती मिलेगा और न हम चंपकलता को प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप उस पर ऐसे आशिक हैं तो मैं उस मोती को लाने का उपाय करूंगा। आप धीरज रखिए। मित्र ने यह कहकर सिपाहियों को ज्योतिपुर शहर को रवाना कर दिया और स्वयं वे दोनों मित्र उसी बाग में ठहरे। तभी उस बाग की मालिन वहां आ गई। इनको देखते ही मालिन उन पर बिगड़ पड़ी। अक्षय ने अपनी जेब से 5 अशर्फियां निकालकर उसे दी और कहा, हमको एक मास यहाँ रहने दो, हम तुम्हें खुश कर देंगे।
अशर्फियां देखकर मालिन खुश हो गई और अपने मकान में एक कोठरी उन्हें रहने को दे दी। मैना बोली, ए तोते, अब राजकुमारी चंपकलता का हाल तुझसे कहती हूँ। जब से राजकुमार को छोड़कर वह महल में आई थी, तब से खाना पीना और सोना छोड़ दिया। ये देखकर चित्रलेखा बोली, हे प्यारी, बिन जाने पहचाने एक परदेसी पर कोई भी ऐसे मोहित नहीं होता, न जाने वह कौन है। हे सखी, जब से मैंने बांकी अदा वाले उस कामदेव के समान सुंदर राजकुमार को देखा है, तब से ये नैन उसकी मोहिनी छवि के प्यासे हैं और मन उसकी सूरत भुलाए नहीं भूलता। इसलिए हे सखी, उसे देखे बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सुनकर चित्रलेखा बोली, हे प्यारी, तुम नादान हो, एक अनजान युवक पर मोहित हो गई हो। अगर इस बात को कोई सुनेगा कि राजा की बेटी एक अनजान परदेसी पर मोहित है, और अगर आपके पिता को यह हाल पता लगेगा, तो हम दोनों को तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। देखो आपका मुख कैसा मलिन हो रहा है, अतः मेरा कहना मानो और इस रंज से दूर रहो। हे प्यारी चंपकलता, देखो आपका रूप रंग एक दिन में ही कैसा हो गया। मेरी मानो तो उसका ख्याल अपने मन से निकाल दो। लेकिन राजकुमारी को इस वक्त अपनी सखी की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों के सामने तो बस वही बांका युवक घूम रहा था। तभी उसकी दूसरी सखी मोहिनी वहां आ गई। चंपकलता ने उसे देखते ही तड़प कर पूछा, वह राजकुमार कहाँ है जिन्होंने मेरे मन को चुराकर मेरी ऐसी गति कर दी? ये बात सुनकर मोहिनी कहने लगी, उसकी हालत तुमसे क्या कहूं, कहने से कलेजा फटता है, परंतु तुम पूछती हो तो कहती हूँ, वह भी तुम्हारे लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु उसके मन में एक ना आई। जब मैं वहां से आपके पास आने लगी तो उसने ये पत्र लिखकर दिया और कहा कि यह अपनी सखी चंपकलता को दे देना। ये वचन और उस पत्र को पढ़कर चंपकलता मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ क्षण बाद जब उसे होश आया तो राजकुमारी ने मोहिनी से पूछा, अब मेरा वह चित्तचोर कहाँ है? तब मोहिनी बोली, मैं तो उसको वहीं छोड़ आई थी, अब मुझे उसके विषय में कुछ नहीं मालूम। हताश चंपकलता ने कहा, अब उनकी तलाश करके उन्हें यह पत्र देना। एक पत्र में अपने दिल का हाल लिखकर उसने मोहिनी को दे दिया। मोहिनी वहां से चली गई और राजकुमारी के आदेशानुसार राजकुमार को ढूंढ ढूंढ कर उसे खत दे दिया। राजकुमार ने उस पत्र को सीने से लगाया, फिर अपने मित्र अक्षय को पढ़कर सुनाया। तब अक्षय कहने लगा, हे मित्र, अब घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि चंपकलता के हृदय में भी आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। इससे आपकी इच्छा पूरी होने में कोई संदेह नहीं, परंतु आप भी इस पत्र का उत्तर अपनी प्रेमिका को लिखें। तब राजकुमार ने अपने दिल की हर बात उस खत में लिख दी और अपना यह प्रेम पत्र मोहिनी को देते हुए कहा, मेरी प्यारी को यह पत्र दे देना। मैना बोली, अब मैं थोड़ा सा चंपकलता की दशा का वर्णन करती हूँ। दूसरे दिन सवेरा होते ही बसंत का दिन मानकर चंपकलता के साथ की सारी सखियां आ गई और उसे उदास देखकर कहने लगीं, प्यारी, ऋतुराज बसंत का उत्सव सारे शहर के नर नारी मना रहे हैं और आप इस प्रकार उदास बैठी हैं। आपका मुख भी पीला पड़ गया है, इसका क्या कारण है? तभी मोहिनी राजकुमार का पत्र लेकर आ गई। उसे देखकर चंपकलता बोली, हे प्राण प्यारी, क्या समाचार लाई हो? मोहिनी ने खुश होकर राजकुमार का खत राजकुमारी को दिया और कहा, ईश्वर चाहेगा तो उसकी और आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। वह राजकुमार आपके विरह में गिरफ्तार है। प्यार की अग्नि दोनों ओर लगी है। राजकुमारी ने खत पढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। मैना बोली, तोते, इसी प्रकार विरह में कई दिन बीत गए। जब चंपकलता की मां को पता चला कि चंपकलता ने खाना पीना सोना सब त्याग रखा है, तब वह उसके पास आई तथा उसकी दुर्दशा देखकर बोली, बेटी, मैं क्या सुन रही हूं? तुमने खाना पीना और सोना क्यों त्याग दिया है? क्या कष्ट है तुझे? माता के वचन सुनकर चंपकलता ने कहा, मुझे एक राजकुमार से प्रेम हो गया है, मैं उसकी याद में तड़प रही हूं। चंपकलता के वचन सुनकर माता कहने लगी, हे बेटी, आज तूने क्या अनर्थ बात कह दी है। तेरी बात को सुनकर लोग क्या कहेंगे, और यदि तेरे पिता ने सुन लिया तो तेरे साथ ही मुझे भी मरवा देंगे। मुझे अब किसी की लाज नहीं है माता, मैंने अपने दिल की व्यथा तुम्हें सुना दी है।
राजकुमार के बिना तो अब मेरा यह जीवन व्यर्थ है। चंपकलता ने दुखी मन से कहा। चंपकलता के ऐसे बेशर्मी के वचन सुनकर उसकी माता ने अलग जाकर चित्रलेखा और मोहिनी से सारा हाल पूछा। तब चित्रलेखा ने आदि से लेकर अंत तक राजकुमार और चंपकलता के मिलन का सारा हाल कह सुनाया। इस बात को सुनकर रानी अपने महल में आ गई। रात्रि में जब राजा महल में आए तो रानी हाथ जोड़कर चंपकलता का सारा हाल कहने लगी। अंत में बोली, आपके प्रण को पूरा करने की किसी में सामर्थ्य न हुई और न होगी। चंपकलता यौवन काल में है, अतः मेरी विनती मानकर उसका विवाह कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने घर बैठे चंपकलता के लिए वर भेज दिया है। यह समय तथा इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिला। रानी की ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी ये बात स्वीकार है। दूसरे दिन सवेरा होते ही राजा ने दरबार में जाकर आज्ञा दी, हमारे बाग में 2 राजकुमार रह रहे हैं, उनको हमारे पास ले आओ। उनसे कहना, राजा ने तुम्हें याद किया है। यह सुनकर दरबान बाग में गया और राजकुमार से कहा, महाराज ने आपको याद किया है, मेरे साथ चलिए। राजकुमार सोचने लगा, पता नहीं क्या बात है जो राजा ने याद किया है, परमेश्वर भला करे। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचने लगा, अगर राजकुमारी से प्यार करने की सजा मौत है तो खुशी से मौत को ही राजकुमारी समझकर गले लगा लूंगा। राजकुमार को घबराया हुआ देखकर अक्षय बोला, हे मित्र, घबराना मर्दों का काम नहीं है, चलो जो होना है वह तो होगा ही। ये बात सोचकर दोनों मित्र अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर दरबार में पहुंच गए। वहां जाकर राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनको अपने सीने से लगाकर अपने पास बैठा लिया और हालचाल पूछने लगे। राजकुमार ने राजा को अपने विषय में सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर राजा प्रसन्न हुए और बड़े ही प्रेम भाव से राजकुमार से बोले, बेटा, तुम किसी बात की चिंता न करो, तुम्हारी प्रीति व साहस देखकर मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंप दी है। इस बात को सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा से विदा लेकर आ गया। उधर राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर लग्न व शगुन का मुहूर्त निकलवाया। ज्योतिषियों ने शुभ दिन देखकर लग्न विवाह का दिन बताया। राजा ने ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया तथा स्वयं विवाह की तैयारियां करने लगे। सारे नगर में ये बात फैल गई। सब नर नारियों में बड़ा आनंद छा गया। जब लग्न का दिन आया तब राजा ने हाथी, घोड़े, वस्त्र तथा बहुत सा धन आदि लग्न में भेजा और शहर में नगाड़ा बजवा दिया कि सब नर नारी रंगीन वस्त्र पहने। यदि कोई सफेद वस्त्र पहने दिखाई देगा तो उसे दंड मिलेगा। हर तरफ रंग ही रंग नजर आने लगे। जगह जगह गुलाल उड़ने लगे। केसर के छिड़काव से सारा शहर कश्मीर की भांति हो गया। गली गली नाच गाना होने लगा। तरह तरह के मिष्ठान व पकवान बनाए जाने लगे। इस प्रकार शहर में धूम हो रही थी। इतने में शाम का समय हो गया और बारात चलने को तैयार हुई तो राजकुमार के महल से राजा के महल तक दोनों ओर बिल्लौरी झाड़ फानूस लगा दिए गए, जिसमें बत्तियों की गिनती न थी। जिस समय दूल्हा तैयार हुआ उस समय हर तरफ एक शोर मचा था। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ। धीरे धीरे बारात आगे बढ़ रही थी। बारात बड़ी धूमधाम से राजा के महल के दरवाजे पर पहुंची। पंडितों ने सब कार्य रीति रिवाज के अनुसार पूरे किए। फेरे हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन दोनों चित्र साड़ी में गए। उस समय दोनों की इच्छा पूरी हुई। मैना बोली, ए तोते, राजा ने लाखों रुपए का माल, जेवर, हाथी, घोड़े दहेज में दिए और इस प्रकार राजकुमार बड़े आनंद में दिन काटने लगा। अब राजकुमार को बहुत दिन बीत गए। वह अपने माता पिता को भी भूल गया। एक दिन उसके मित्र अक्षय ने कहा, हे मित्र, परमेश्वर ने आपकी इच्छा पूरी की। अब अपने वतन को चलना चाहिए, क्योंकि आपको घर से आए हुए बहुत दिन हो गए। न जाने आपके माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, क्योंकि जब से आप आए हैं तब से उनके विषय में कोई समाचार नहीं मिला। मित्र की बात सुनकर राजकुमार अजय कुमार ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, यदि आप आज्ञा दें तो हम अपने देश जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। तब राजा ने राजकुमार को विदा करने की तैयारी की तथा लाखों रुपये का माल संपत्ति साथ में दी। राजकुमार चंपकलता को अपने साथ लेकर चल दिया।
कई दिन चलते रहने के बाद उन्होंने एक स्थान पर डेरा डाला। जब शाम का समय हुआ तो राजकुमार अपने पर सवार होकर सैर करने चल दिया और अपने मित्र अक्षय को अपने लश्कर की देखभाल के लिए छोड़ दिया। इधर रानी चंपकलता अपने डेरे में राजकुंता में बैठी थी कि अचानक उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ी और राजकुमार की अंगूठी पड़ी जानकर उसने अंगूठी को पहन लिया। इतने में चिराग जलाने कास में हो गया। राजकुमार भी सैर से वापस आया और खाने पीने से निश्चिंत होकर राजकुमारी के डेरे में गया। उस समय रानी से कहते समय उसने जैसे ही उससे हाथ मिलाया तो रानी के हाथ में अपने मित्र की देखकर मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, यह अंगूठी इसके पास कहाँ से आई? हो मेरे मित्र की भी इससे मित्रता हो गई है। किसी ने सत्य ही कहा है, क्षत्रिय जाति का क्या भरोसा, किसी दिन ये मेरे भी प्राण की शत्रु बन जाए। इसके पश्चात वह अपने मित्र के खेमे में गया और उसका भी सिर काट डाला और उन दोनों को वहीं गाड़कर अपने देश की ओर चल पड़ा। मैना बोली, ऐ तोते, पहले तो राजकुमार ने राजकुमारी चंपकलता से कैसी प्रीति की और बाद में कैसी निर्दयता का व्यवहार किया। बिना सोचे समझे दोनों के प्राण ले लिए। ऐ तोते, जरा न्याय कर, इसमें रानी का क्या दोष था? तोता बोला, मैना, इसमें सारा दोष रानी का ही था, क्योंकि यदि वह अंगूठी का सारा हाल कह देती तो वह क्यों मारी जाती। तू नहीं जानती दूसरे पुरुष की वस्तु अपनी सत्री के पास देखकर कैसा दुख होता है।